तो चलिए एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमें वक्त में पीछे ले जाएगा, प्राचीन ग्रीस से लेकर आज की मॉडर्न लैब्स तक। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंसानों ने जिंदगी के सबसे बड़े राज को कैसे खोला, कि आखिर हम बने कैसे हैं। और ये कहानी सिर्फ साइंस की नहीं है, ये हम सब की कहानी है। जरा सोचिए, चार्ल्स डार्विन, वो इंसान जिन्होंने हमें एवोल्यूशन की थ्योरी दी, वो भी किसी को अपना गुरु मानते थे। उन्होंने कहा था कि लिनियस और क्यूवियर जैसे महान वैज्ञानिक भी अरस्तू के सामने स्कूल के बच्चों जैसे थे। बस यही एक लाइन काफी है ये बताने के लिए कि हमारी कहानी की शुरुआत अरस्तू से क्यों होनी चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी की समझ असल में वहीं से शुरू होती है। तो मिलते हैं उस पहले इंसान से जिसने बायोलॉजी की नींव रखी। नाम है अरस्तू, एक ऐसा फिलॉसफर जिसने सिर्फ सोचा नहीं बल्कि अपनी आंखों से कुदरत को देखा, उसे समझा और हमें उसे देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। अरस्तू, जो कि प्लेटो के सबसे होशियार स्टूडेंट्स में से एक थे, उन्होंने फिलॉसफी की दुनिया को छोड़कर कुदरत की गोद में अपना नया घर बनाया। खास तौर पर लेस्बोस द्वीप पर बिताए गए 2 सालों ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। यहीं से उन्होंने जिंदगी को किताबों से नहीं बल्कि अपनी आंखों से देखना शुरू किया। और सच कहूं तो यही बायोलॉजी की असली शुरुआत थी। ये जो आंकड़े हैं, इन पर गौर कीजिए। अरस्तू ने 500 से ज्यादा प्रजातियों के बारे में लिखा और लगभग 35 अलग-अलग जानवरों को डाइसेक्ट किया, मतलब चीर-फाड़ करके देखा। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। सच तो ये है कि उन्होंने जो काम किया, वैसा काम अगले 2000 सालों तक कोई नहीं कर पाया। कह सकते हैं कि ये साइंस का पहला बड़ा डेटा कलेक्शन था। लेकिन अरस्तू के लिए सिर्फ ये देखना काफी नहीं था कि दुनिया कैसी दिखती है। वो ये भी जानना चाहते थे कि ये क्यों ऐसी है। इसीलिए उन्होंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया, एक ऐसा सिस्टम जो समझा सके कि जिंदगी काम कैसे करती है। ये एक तरह से बायोलॉजी की पहली थ्योरी थी। अरस्तू ने इन 5 प्रक्रियाओं को जीवन की आत्मा कहा। अब यहाँ आत्मा से उनका मतलब कोई भूत प्रेत से नहीं था, बल्कि जिंदगी के ऑपरेटिंग सिस्टम से था। उनके हिसाब से खाना पचाना, शरीर का तापमान कंट्रोल करना, जानकारी को प्रोसेस करना, अपने गुण बच्चों में देना और एक भ्रूण का विकास, ये सब मिलकर ही किसी जीव को जिंदा रखते हैं। इन 5 में से एक प्रक्रिया ऐसी थी जिसने अरस्तू को सबसे ज्यादा उलझाया, और वो थी वंशानुक्रम या इनहेरिटेंस। आखिर ऐसा कैसे होता है कि बच्चे अपने माँ बाप जैसे दिखते हैं? क्या ये कोई जादू है या इसके पीछे कोई साइंस है? अरस्तू इस पहेली को सुलझाने में जुट गए। उस समय ज्यादातर लोग ये मानते थे कि माँ बाप के गुण बच्चों में ऐसे मिल जाते हैं जैसे 2 रंग आपस में मिल जाते हैं, एक सिंपल ब्लेंडिंग। लेकिन अरस्तू ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कमाल की बात कही कि पिता एक ब्लूप्रिंट यानी एक नक्शा देता है और माँ उसे बनाने का सामान देती है। ये सोचना कि इनहेरिटेंस में इन्फॉर्मेशन का भी रोल है, ये उस वक्त के लिए एक क्रांतिकारी सोच थी। अरस्तू ने सही रास्ता तो दिखा दिया था, लेकिन वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। उनका ये ब्लूप्रिंट वाला आइडिया तो सही था, पर ये ब्लूप्रिंट काम कैसे करता है ये वो नहीं बता पाए। और इस एक सवाल का जवाब ढूंढने में इंसानियत को 2000 साल लग गए। तो अब कहानी में एक लंबा जंप आता है, सीधे 2000 साल आगे, और हम मिलते हैं एक ऐसे शख्स से जिसने एक शांत से मठ के बगीचे में मटर के दानों के साथ एक्सपेरिमेंट करते करते बायोलॉजी की सबसे बड़ी पहेली को सुलझा दिया। उनका नाम था ग्रेगर मेंडल। मेंडल ने दुनिया को बताया कि वंशानुक्रम कोई लॉटरी का खेल नहीं है, इसके कुछ पक्के नियम हैं। उन्होंने 3 नियम दिए। पहला, हर गुण के लिए हमें माता पिता से एक एक फैक्टर मिलता है। दूसरा, अलग अलग गुण जैसे फूल का रंग और बीज का आकार एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। और तीसरा, एक गुण दूसरे पर हावी हो सकता है, जिसे डोमिनेंट कहते हैं। इन 3 नियमों ने जेनेटिक्स की नींव रखी। तो मेंडल ने अरस्तू की बात को वैज्ञानिक रूप से सही साबित कर दिया। वंशानुक्रम कोई सूप नहीं है जहाँ सब कुछ घुल मिल जाए। ये एक रेसिपी की तरह है जिसमें हर इंग्रेडिएंट यानी हर जीन अपनी पहचान बनाए रखता है और अगली पीढ़ी में जाता है। तो हमने पहले पूरे जीव को देखा, फिर उसके अंदर छिपे वंशानुक्रम के नियमों को समझा। अब हम और भी गहराई में उतरेंगे। चलिए अब ये देखते हैं कि हमारा शरीर असल में किन चीजों से मिलकर बना है। चाहे वो अरस्तू का ऑक्टोपस हो या मेंडल का मटर का पौधा, हर कॉम्प्लेक्स जीव 4 तरह के बुनियादी ऊतकों यानी टिश्यू से बना होता है। आप ऊतकों को एक ही तरह का काम करने वाली सेल्स की एक टीम समझ सकते हैं।
और ये टीमें हैं मांसपेशी, संयोजी, तंत्रिका और उपकला ऊतक। चलिए मांसपेशी ऊतक यानी मसल टिश्यू को ही देखते हैं। ये 3 तरह का होता है। एक जिसे हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, जैसे हमारे हाथ पैर की मांसपेशियां। दूसरा जो हमारे दिल को बिना रुके अपने आप धड़काता रहता है। और तीसरा जो हमारे पेट और आंतों में चुपचाप अपना काम करता है, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। ये स्लाइड दिखाती है कि ये तीनों दिखने में और काम में कितने अलग हैं। अगला है संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारे शरीर का गोंद और ढांचा है। ये हमारी हड्डियों को मजबूती देता है, हमारे अंगों को उनकी जगह पर टिकाए रखता है और शरीर के हर हिस्से को जोड़कर रखता है। ये हड्डी की तरह मजबूत भी हो सकता है और खून की तरह लिक्विड भी। तो हमने देखा कि कैसे हमारी समझ एक पूरे जीव से शुरू हुई, फिर उसके अंदर छिपे जीन तक पहुंची और फिर उसे बनाने वाले सेल्स और टिश्यूज तक। ये बायोलॉजी की एक शानदार और लगातार आगे बढ़ने वाली यात्रा है। ये स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी को एक साथ पिरो देती है। अरस्तु ने बायोलॉजी और जूलॉजी की शुरुआत की, मेंडल ने जेनेटिक्स के रहस्य खोले और रॉबर्ट हुक जैसे वैज्ञानिकों ने हमें उन सेल्स की दुनिया दिखाई जिनसे हम सब बने हैं। हर खोज पिछली खोज की नींव पर ही खड़ी थी। यही इस पूरी कहानी का सार है। हमने बड़ी चीजों को देखने से शुरुआत की, फिर हम और छोटे लेवल पर गए और फिर उससे भी ज्यादा छोटे लेवल पर। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमेशा जिंदगी के और भी गहरे रहस्यों की तरफ ले जाती है। आज हम सिर्फ ऑक्टोपस को दूर से देखते नहीं, बल्कि हम जीन्स को एडिट कर सकते हैं, उन्हें बदल सकते हैं। हम जिंदगी को सिर्फ समझते नहीं, बल्कि उसे बनाने की क्षमता भी रख रहे हैं। तो सवाल ये है कि आगे क्या? बायोलॉजी का अगला वो कौन सा बड़ा रहस्य होगा जिसे हम सुलझाएंगे? ये सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।